हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए द बेस्ट लैंड जो कि पोएम है, लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। दिस इज अ ग्रेट पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट एंड इन दिस वीडियो यू विल फाइंड समरी ऑफ दिस पोएम। तो आपको इस वीडियो में द बेस्ट लैंड की समरी मिलने वाली है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि द बेस्ट लैंड 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन की समरी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर देखेंगे तो एक लिंक आपको मिल रही है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट सेक्शन के वीडियो को देख पाएंगे। जो फर्स्ट सेक्शन की समरी है उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए, उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जा करके बेटर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं द बेस्ट लैंड पोएम को। तो चलिए एक बार फिर से हम थोड़ी सी जानकारी द बेस्ट लैंड के बारे में यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्ट पहुँचेंगे सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड पर। इस वीडियो में आपको सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड की समरी मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं। फर्स्ट है englishstudy.co.in, दूसरी है esp.org.in। दोनों आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाई गई हैं। यहाँ जा कर के आप बेटर स्टडी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ग्रामर के पेजेस मिल जाएंगे, वेब पेजेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ लिटरेचर के वेब पेज मिल जाएंगे। आप जा कर के स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ईयर लिखा हुआ मिल रहा है, ये आपके द बेस्ट लैंड से रिलेटेड नहीं है। जो करंट ईयर है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस ईयर से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट लैंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार द बेस्ट लैंड की समरी की वीडियो देखने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, द बेस्ट लैंड का अर्थ होता है बंजर भूमि। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पिक आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको बंजर भूमि नज़र आ रही है। इसमें कोई घास फूस, कोई पेड़ पौधा नहीं है, एकदम से ऊसर ज़मीन है, ये कुछ पैदा नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की ज़मीन को ही हम अनउपजाऊ या फिर द बेस्ट लैंड कहते हैं। द बेस्ट लैंड जो पोएम है ये लिखा गया है, एक बार फिर से मैं बता दूं, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलियट का फुल नेम चलिए देख लेते हैं, थॉमस स्टर्न्स इलियट। नोट कर लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूं आपको वीडियो देखने से पहले आप पेपर और पेन लेकर के बैठिए। जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप वीडियो पास करके पॉइंट नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप उस करंट स्लाइड का या फिर करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। और यदि आप फिर भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो आप 5 बार देख लीजिए, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ये आप 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के गैपिंग पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बस 15 सेकंड लगेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस वीडियो की, आपको इस वीडियो को देखने से क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको समरी मिल जाएगी द बेस्ट लैंड की। दूसरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तीसरा, आप पोएम को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। चौथा जो आपको मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, आप 19th सेंचुरी के कंडीशंस को समझ पाएंगे। इसमें जो 19th सेंचुरी की कंडीशंस है वो इस पोएम में रखी गई हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और पांचवा जो आपको मिलने वाला है इस वीडियो को देखने से, वो मिलेगा कि कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये आपको मिलेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। चलिए सरसरी तौर पर हम देखते चलेंगे कि सेक्शंस के क्या नेम हैं। ठीक है, और नंबर 6 आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कि हिंदू उपनिषद और बुद्ध के द फायर सरमन का बहुत ही अच्छा छाप रहा है टी.एस. इलियट के माइंड पर, तभी उन्होंने अपनी रचनाओं में इनको जगह दी है। ठीक है, तो ये सभी आपको मिलने वाला है इस वीडियो से। तो फटाफट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट लैंड कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। द पोएम डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, यहाँ आप देख लीजिए। चलिए इस पॉइंट पे हम ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं सेक्शन सेकंड की समरी। तो हम फटाफट पहुँचते हैं सेक्शन सेकंड पर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन सेकेंड।
तो यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, सेक्शन सेकंड आपका स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। और सेक्शन सेकंड का नेम क्या है? अ गेम ऑफ चेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछ सकता है, पेपर में आ सकता है कि सेक्शन सेकंड द वेस्टलैंड के सेक्शन सेकंड का क्या नेम है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं अ गेम ऑफ चेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड पोएम? यू कैन से अ गेम ऑफ चेस। तो सेक्शन सेकंड का टाइटल हम देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है थॉमस मिडलटन के विमेन विवेयर विमेन से। थॉमस मिडलटन जो थे ये एक जैकोबियन प्लेराइट थे, और इसके साथ ही साथ अ गेम एट चेस से लिया गया है। और यहाँ से आप देखिए सटीक बैठता है, अ गेम ऑफ चेस, यहाँ एट है और यहाँ ऑफ है, बस इतना सा अंतर है। तो अ गेम एट चेस से लिया गया है और विमेन बिवेयर विमेन। ठीक है, इसमें जो सेक्शन है आपका सेकंड सेक्शन वो क्या डिपिक्ट करता है इस पर हम देखेंगे। यहाँ आपको क्या देता है ये सेक्शन, यहाँ आपको देखने को मिलेगा फेलियर ऑफ लव सेक्सुअलिटी। यहाँ आपको मिलेगा कि जो लव है वो फेलियर हो जाता है और जो सेक्सुअलिटी है वो अपने चरम पर है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो आधुनिक संसार है, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वो अपने कंटेम्प्रेरी लाइफ का जो सिचुएशन था वो अपने पोएम में द वेस्टलैंड में सब कुछ डाले हैं और वही प्रेजेंट किए हैं। तो इस समय की बात नहीं हो रही है, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय क्या कंडीशन था लव का और सेक्सुअलिटी का। तो स्टार्टिंग में जब ये सेक्शन स्टार्ट होता है, सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, तो आपको क्या मिलता है? एक सीन मिलती है। तो सीन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? अ वीमन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल चेयर। एक लेडी है, वो एक सुंदर सी कुर्सी पर बैठी हुई है। लुक्स लाइक अ वार्निश्ड थ्रोन, जो कि कुर्सी इतनी चिकनी है, इतनी सुंदर है कि वो जगमगाता हुआ सिंहासन जैसा लगता है। एज क्लियोपैट्रा इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो यहाँ से देखिए उदाहरण ले लिया गया है, एलुजन ले लिया गया है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते रहेंगे। तो वो लेडी का नाम अभी नहीं बताया गया है। लेडी बहुत सुंदर सी कुर्सी पर बैठी है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में क्लियोपैट्रा यूज़ करती थी। और उसके ड्राइंग रूम को चलिए देखते हैं। She has a splendid drawing room that was beautifully decorated। यानी उसकी जो ड्राइंग रूम है बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, वॉल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड मिलेगा। तो ये आप समझिए, सीन अपने माइंड में क्रिएट करिए, तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द रूम इज़ ऑफ द लेडी ऑफ द रॉक। यहाँ लेडी ऑफ द रॉक की बात हो रही है, उसी का रूम है। और नेम क्या है उसका? बेलाडोना। ठीक है, द लेडी ऑफ द रॉक बेलाडोना का रूम है, ये ड्राइंग रूम है, बहुत खूबसूरत है। देयर इज ए पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द रूम। रूम के जो वॉल्स हैं उस पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। द पेंटिंग्स डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ फिलोमेला। ये आपको याद रखना, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सेकंड के लिए, फिलोमेला। इसी पे पूरा जो सेक्शन सेकंड है वो डिपेंड करता है। Philomela was a maiden, maiden means unmarried, was raped and silenced by Terence। यहाँ पर ध्यान देना है, इसका रेप किया जाता है टेरेस के द्वारा। ये उस समय किंग रहता है और ये रेप करता है किसका? फिलोमेला का, और साइलेंस्ड कर देता है, यानी इसकी जीभ को काट लेता है। ठीक है, तो जीभ काटने के बाद वो मूक हो जाती है, बोल नहीं सकती है, इसका मतलब वो साइलेंस्ड हो गई। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। और ये कौन था टेरेस? इसके रिलेशन को समझते हैं। टेरेस और फिलोमेला के बीच में क्या रिलेशन था? ये ब्रदर इन लॉ था, मतलब जीजा था इसका, फिलोमेला का जीजा था टेरेस। ठीक है, तो देयर वर लिविंग अ नाइटिंगेल इन द हेवन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी को और रोचक बनाया जाता है कि धरती का जो स्वर्ग है उसमें एक बुलबुल रहा करती थी। इट्स सैंग अ सैड सॉन्ग। वो एक दुख भरा गीत गाती थी। जग जग, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट, जग जग करके क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए द वेस्टलैंड की बात हो रही है, T.S. Eliot के द वेस्टलैंड की। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बुलबुल से परिचित कराया गया जो अर्थ के हेवन में रहती थी और जग जग गीत गाया करती थी। अब जग जग क्या है? चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
मैंने आपको पहले ही बता दिया, जग जग पे फोकस करना है आपको। जग जग वर्ड्स वर यूज्ड इन एलिजाबेथन पोएट्री टू रिप्रेजेंटिंग अ बर्ड सॉन्ग, यानी जो एलिजाबेथन पोएट्री हुआ करती थी उसमें बर्ड्स के सॉन्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए जग जग वर्ड्स का यूज किया जाता था। इट वॉज ऑल्सो यूज टू क्रोड जोकिंग रेफरेंस टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। यह आपको ध्यान दें, आपके क्षेत्रीय भाषा में या आपके क्षेत्र में सेक्सुअलिटी का जो मजाक होता है उसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग वॉइस को, आपके समाज में आपके क्षेत्र में कुछ वॉइस होगा जो मजाक के तौर पर यूज किया जाता होगा, आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल यहाँ पर जग जग जो है वो इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स की वॉइस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रैकिंग जोक्स। तो आप समझ गए होंगे, टू टेल द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ फिलोमेला। ठीक है, अब ये जग जग जो यहाँ पर जग जग, यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे इसका, इन सबको तो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये क्या था, ये एक्सप्लेनेशन था, तो इसको हम हटा देंगे बीच में से। अभी हम डायरेक्टली कहाँ से समझेंगे, जग जग के बाद, यानी यहाँ से काट करके हम डायरेक्ट यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो जो स्वर्ग था धरती का उसमें एक बुलबुल रहती थी और वो जग जग गीत गाया करती थी जो कि दुख भरा गीत था। वो किस लिए गाती थी, टू टेल द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ फिलोमेला। वो दुख भरा इसलिए था क्योंकि वो फिलोमेला का जो ट्रैजिक स्टोरी थी उसको गाती थी। ट्रैजिक स्टोरी क्या थी, क्योंकि उसका जो जीजा था उसने रेप किया था उसका और उसकी जीभ को काट दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी आगे बढ़ती है तो फिर क्या होता है, लेटर बोथ सिस्टर्स बस चेंज इनटू बर्ड्स। बाद में क्या होता है, जब कहानी आगे बढ़ती है तो दोनों जो सिस्टर्स रहती हैं, फिलोमेला और उसकी एक सिस्टर का नाम था प्रोक्ने, प्रोक्ने और फिलोमेला, ये दोनों चेंज हो जाती हैं, यानी ये चिड़िया में परिवर्तित हो जाती हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो प्रोक्ने टू अ स्वैलो, प्रोक्ने एक आबाबिल बन जाती है। वैसे जो किताब है द वेस्टलैंड उसमें स्वैलो, उसमें ये बताया गया है कि फिलोमेला आबाबिल बनती है, लेकिन इंग्लिश में आपको स्वैलो ही मिलेगा। स्वैलो का अर्थ ही होता है आबाबिल, जबकि फिलोमेला वो चेंज होती है टू इनटू अ नाइटिंगेल, यानी ये एक बुलबुल बन जाती है। और इसकी जो सिस्टर्स रहती है जिसके पति का नाम टेरेस रहता है, यानी जिसका पति रेप करता है फिलोमेला का, वो आबाबिल में परिवर्तित होती है, उसका नाम था प्रोक्ने, और फिलोमेला खुद नाइटिंगेल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Here we want to tell that there are many philomela in our society। ये उदाहरण पेश करने का क्या अर्थ था टी.एस. इलियट का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी सेक्शन सेकंड में इस टी.एस. इलियट ने क्यों रखा इस स्टोरी को, फिलोमेला के स्टोरी को, तो यहाँ पर इसलिए रखा है, कभी टी.एस. इलियट आपको बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में यानी 19th सेंचुरी में बहुत सी फिलोमेला हैं, बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो सेम ट्रेजिक स्टोरी को फेस कर रही होती हैं, सफरिंग फ्रॉम द सेम केस, बट द डिफरेंस इज दैट, लेकिन अंतर क्या है उस फिलोमेला में और आज की फिलोमेला में, दैट फिलोमेला चेंज इनटू अ बर्ड दैट सैंग स्वीट सॉन्ग। कि उस समय की जो फिलोमेला थी, 19th सेंचुरी की जो फिलोमेला थी जिसका रेप टेरेस के द्वारा किया गया, वो तो एक चिड़िया में तब्दील हो गई और स्वीट सॉन्ग गाती थी। लेकिन आज की फिलोमेलाज के साथ ऐसे नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रैजिक ही रहता है और बहुत ही भयावह स्थिति होती है, उनकी कंडीशंस बहुत ही दयनीय होती है। तो सच अ चेंज इज इम्पॉसिबल इन दिस डिजनरेटेड वर्ल्ड, यानी इस पतित संसार में ये संभव नहीं है। जो फिलोमेला चिड़िया में तब्दील हो गई थी, आज की फिलोमेलात के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो बहुत कुछ चेंज करना चाहते थे टी.एस. इलियट इस स्टोरी के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट शुरू होता है, सेक्शन सेकंड का पार्ट सेकंड। ये आपको डायरेक्ट पहुंचाते हैं लंदन के बार रूम में। ठीक है, बार रूम की हिंदी आपको स्क्रीन पर मिल गई होगी। वैसे मैंने कोशिश किया है कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका इंग्लिश मैंने अपने PDF में लिख करके रखा है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें। यदि आप इस वीडियो में जो कुछ देख पा रहे हैं, यदि इसको PDF के तौर पे स्टडी करना चाहते हैं या वेब पेज एज अ टेक्स्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
वेब पेज मिल जाएगा द बेस्ट लैंड की समरी का, आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके साथ ही साथ आपको मेरा एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जो प्ले स्टोर पर है। तो प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश स्टडी पॉइंट के नेम से है, आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिए। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुँचेंगे, वहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप बहुत से वेब पेजेस का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लंदन के बार रूम में पहुंचा दिया जाता है सेकंड पार्ट में, सेक्शन सेकंड के, वेयर 2 वीमेन डिस्कस अ थर्ड वीमेन। यहाँ पर 2 महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बात कर रही हैं किसी तीसरी महिला के बारे में। वन ऑफ द वीमेन रिकाउंट्स अ कन्वर्सेशन विद देयर फ्रेंड लिल। यहाँ पर एक जो महिला है वो ब्यौरा देती है अपने एक फ्रेंड जिसका नाम लिल है। तो लिल का जिक्र यहाँ पर वो कर रही होती है। अब चलिए देखते हैं लिल की क्या कहानी वो बयां करती है। हिज हस्बैंड वॉज अल्बर्ट हैज़ जस्ट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। उसका जो हस्बैंड था उसका नाम था अल्बर्ट और वो आर्मी में था, इन सर्विस में था, लेकिन सर्विस से अभी जस्ट ही डिस्चार्ज हुआ है, वो सेवानिवृत्त हुआ है। शी वॉज प्रेगनेंट एंड हैज़ 5 चिल्ड्रेन। वो अभी प्रेग्नेंट है और उसके ऑलरेडी 5 चिल्ड्रन थे। हर हस्बैंड सजेस्टेड हर ऑन एवरी प्रेगनेंसी। लेकिन ध्यान देंगे ये उसके 5 बच्चे थे, ये भी क्लियर होगा वो कहाँ हैं और प्रेजेंट कंडीशन में कितने बच्चे हैं। तो उसका जो हस्बैंड था वो सजेस्ट किया करता था अपनी वाइफ को ऑन एवरी प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी, टू टेक पिल्स, की वो दवा ले लिया करे, टू कैंसिल द प्रेगनेंसी, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो और बर्थ दे किसी बेबी को। ठीक है, इसलिए वो पिल्स को सजेस्ट करता था कि वो खा ले। द पिल्स दैट शी हैज़ टेकन टू अवॉइड कंसेप्शन हैव मेड हर एंटीग एंड टूथलेस। रिजल्ट क्या हुआ, साइड इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि वो बराबर हर प्रेगनेंसी में पिल्स लेती रही तो उसके स्वास्थ्य पर आप जानते हैं विपरीत असर तो पड़ेगा ही। और जो भी उसने लिया उसने उसको एंटीक बना दिया, यानी पुराना वृद्ध बना दिया, वो बूढ़ी लगती थी, एंड टूथलेस, और उसके सारे दांत गिर चुके थे। शी वॉज चाइल्डलेस, और प्रेजेंट समय में उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, यानी जितनी भी प्रेगनेंसी थी उसकी सारी की सारी कैंसिल हो चुकी थी और अंततः वो बहुत ही क्रूर दिखती थी और विदाउट टूथ दिखती थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन दिस सेक्शन वी आर इंट्रोड्यूस टू सेक्सुअल डिजनरेशन, यानी इस पार्ट में, इस सेक्शन में, सेक्शन सेकंड जो है, हमें परिचित कराया जाता है टी.एस. इलियट के द्वारा कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में यानी 19th सेंचुरी में सेक्सुअल डिजनरेशन हुआ था, यानी लैंगिक पतन हो चुका था सबका। सभी लोग लव को छोड़ करके बस सेक्सुअलिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे और लव, ट्रू लव जो है वो अपनी दम तोड़ रही थी। तो आपको सेक्सुअल डिजनरेशन, स्टेरिलिटी, बांझपन आपको दिखता है। बांझपन किसका? लव का, स्पिरिचुअलिटी का, मॉरल वैल्यू का एंड ह्यूमन रिलेशन का, ये सभी आपको इन सब का बांझपन देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको स्टेलमेंट, गतिरोध ढेर सारे मिलेंगे समाज में, ठहराव मिलेंगे। इन द मॉडर्न एज इवन इन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेक्स इज नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सेक्स ना होकर के लव होना चाहिए था, बाई मिस्टेक यहाँ आया है क्योंकि अर्थ यहाँ उलट जा रहे हैं, तो यहाँ पर लव होना चाहिए था। वैसे सेक्स और लव की मैटर चल रही थी तो टाइप करने में मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर मिस टाइप हो गया, तो उसको इग्नोर करिए, आप यहाँ पर लव समझिए। तो अब चलिए अर्थ को समझते हैं। इन द मॉडर्न एज, यानी आधुनिक दुनिया में जो लव है वो अब सोर्स ऑफ लाइफ नहीं रह गया है, लव को सोर्स ऑफ लाइफ माना जाता है और वाइटलिटी का, यानी जो भी जीवंतता है, तेजस्विता है, उसका सोर्स माना जाता है लव। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट समय में यहाँ तक कि पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी ये देखने को नहीं मिलता है, यानी लव एकदम से मर चुका है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई है, जहाँ सेक्स है वहीं सब कुछ है और इसी के लिए लव करते हैं, दिखावा होता है एकमात्र। और ये इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रिक्रिएशन, और इसका प्रयोग यानी लव का प्रयोग अब
केवर और केवर बॉडी प्लेजर के लिए किया जाता है, सेक्सुअल यानी शारीरिक आनंद के लिए ही किया जाता है और प्रोक्रिएशन के लिए नहीं किया जाता है। पहले होता था जो आप इंटरकोर्स करते थे, यानी जो इंटरकोर्स होता था या जो भी सेक्सुअलिटी होती थी वो प्रोक्रिएशन के लिए होती थी, संतान उत्पत्ति के लिए होती थी। लेकिन अब ये एक इंटरटेनमेंट बन गया है फॉर बॉडी प्लेजर के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप समझ सकते हैं मॉडर्न एज में कैसे हो रहा है। यही सब टी.एस. इलियट दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस है, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। यही मकसद था इसका। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है सेक्शन सेकंड में ही। मैं चाह रहा था कि मैं आपको सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड की समरी इसी वीडियो में दे दूं, लेकिन आप देख रहे हैं काफ़ी समय हो चुका है, तो मुझे इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा क्योंकि बोरिंग ना हो जाए वीडियो, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अब जो सेक्शन थर्ड की समरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों की भी मदद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।